वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मराठा साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और साथ ही साथ अत्यंत इंपॉर्टेंट भी। सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया है शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक होते हैं, इसका श्रेय शिवाजी को दिया जाता है। इनका जन्म हुआ है अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के जुन्नार नगर के शिवनेर दुर्ग में। तो आपको मूल रूप से इतना याद रखना है कि महाराज शिवाजी का जन्म हुआ है शिवनेर दुर्ग में, क्योंकि जब प्रश्न बनते हैं पेपर में तो वहाँ पर विकल्प में अक्सर शिवनेर दुर्ग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, इनके पिता का नाम होता है शाहजी भोसले और माता का नाम होता है जीजाबाई। इनका वंश है भोसला। अच्छा देखिए, वंश भोसला है और बात हम मराठा साम्राज्य की कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे देखिए, ये भारत है ना, ये पूरा ये मैं नीचे का भारत बना रहा हूँ, मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत है ना। अब जो मराठा वंश है ना, वो कई छोटे छोटे वंशों से मिलकर बना। जैसे देखिए, यहाँ पे बड़ौदा है, जो बड़ौदा के वंश है ये गायकवाड़ है ना। पूना में जो है उनको पेशवा कहते हैं, है ना, पूना के पेशवा है। नागपुर के भोसले हैं, ये नागपुर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ के भोसले हैं, है ना। इंदौर में होलकर हैं और इसके बाद और अगर देखेंगे ग्वालियर में सिंधिया है ना। ये 5-6 छोटे छोटे राजवंश मिल करके जो कंप्लीट एक वंश बनाते हैं उसे मराठा कहते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से ऐसा भी प्रश्न बनेगा कि बड़ौदा के गायकवाड़, है ना, पूना के पेशवा, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये मैचिंग के लिए दे सकते हैं, है ना। जब ये आपस में सब मिलते हैं तब पूरा कंप्लीट मराठा राजवंश बनता है। इनकी राजधानी है रायगढ़। अब राज्याभिषेक की बात करेंगे तो शिवाजी महाराज का 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, रायगढ़ दुर्ग में। और जो दूसरा हुआ है ये सितंबर 1674 ईस्वी में हुआ है, पंडित विश्वेश्वर की उपाधि होती है गंगा भट्ट। इन्होंने इसे छत्री घोषित करते हुए इनका राज्याभिषेक कराया। तो आपको याद रखना है, पहला जून में हुआ था रायगढ़ दुर्ग में और दूसरा सितंबर में हुआ था, पंडित विश्वेश्वर ने करवाया था। जैसा प्रश्न बनेगा उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। इनके उपाधि की बात करेंगे तो इनकी उपाधि है हैंदव धर्मोधारक, है ना, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलावंशक, है ना, और सिंहासनाधीश्वर, है ना। ये इनकी कुछ उपाधि है ना। पहाड़ी चूल्हा की बात करेंगे, औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूल्हा या मामूली भूमिया कहता था। देखिए, औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहा था, पहाड़ी चूहा इसको कहता था, या फिर क्या कहता था, मामूली भूमिया, है ना। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु की बात करेंगे तो इनका नाम है रामदास या फिर समर्थ रामदास, शिवाजी के नैतिक गुरु है। इनके संरक्षक कौन है, तो इनके संरक्षक है दादाजी कोंडदेव, है ना। अब आगे यहाँ पर दिया है शिवाजी की पत्नियां। तो देखिए, शिवाजी की पत्नियों में कौन है, सबसे पहले साईबाई निम्बालकर, है ना, पहला है। दूसरा है पुतलीबाई सोयराबाई, है ना, दूसरी हो पुतलीबाई सोयराबाई, 2 हो गई, है ना। इसके बाद सकवारबाई, लक्ष्मीबाई, सगुनाबाई और गुणवंताबाई। तो ये इनकी कुछ पत्नियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए, है ना। अंग्रेज प्रतिनिधि की बात करेंगे तो हेनरी ऑक्सेनडेन शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित था। जब शिवाजी का राज्याभिषेक किया जा रहा था तो ऑक्सेनडेन जो कि अंग्रेज था यहाँ पर उपस्थित है। इनकी मृत्यु होती है अप्रैल 1680 में, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब शिवाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए। देखिए, शिवाजी का प्रारंभिक सैनिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध हुआ था। तो इनका जो प्रारंभिक सैनिक अभियान है ये आदिल शाही राज्य के विरुद्ध हुआ है ना। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण और मुरुम्बगढ़ जो कि राजगढ़ के किलों पर अधिकार कर लिया। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना की विजय की। इस विजय के बाद बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बना लिया और 1647 ईस्वी में ही शिवाजी ने चाकन की भी विजय की थी। 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीत लिया। यहाँ का किलेदार नीलोजी नीलकंठ था। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में जावली के किले का विजय किया। तो ये भी मैचिंग के लिए आ सकते हैं कि शिवाजी ने किस अभियान में किस प्रकार से विजय प्राप्त की। इसके बाद आगे देखिए 1656 ईस्वी में क्या होता है कि शिवाजी ने जुन्नार किले की विजय की, जहां इन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ।
1657 में पहली बार मुगल मतलब औरंगजेब से मुलाकात हुआ जब अहमदनगर और जुन्नार पर इन्होंने अपना पहला हमला किया था। 1657 ईस्वी में कोंकण क्षेत्र में विजय की, यहाँ के मुख्य किले कल्याण, भिवंडी और माहुली पर अधिकार कर लिया जाता है। सूरत में की प्रथम लूट जो है ये जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत में पहली बार लूट की, है ना। इस लूट से करीब 1 करोड़ रुपए इनको प्राप्त होता है। यहाँ का मुगल सूबेदार इनायत खां था, है ना। रे जॉन लैस्केलॉट जो कि सूरत के अंग्रेज फैक्ट्री का प्रमुख था, इस लूट का प्रत्यदर्शी था, है ना। जो सूरत फैक्ट्री में लूट होता है तो ये कौन देखता है, देखिए यहाँ पे लैस्केलॉट 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की दूसरी बार लूट की, है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप जितनी बार पढ़ेंगे वैसे ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। अब आगे दिए शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। ये पुरंदर की संधि काफी महत्वपूर्ण है, विस्तार से इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा दरबार गए थे। दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखा। देखिए मुअज्जम के माध्यम से क्या होता है, औरंगजेब के साथ संधि करने की बात कही जाती है। इसके बाद औरंगजेब संधि के लिए तैयार हो गया। इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूलने का भी अधिकार दे दिया। देखिए चौथ क्या होता था, 1/4 टैक्स लिया जाता, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ चीजें, है ना, इसमें 1/4 मराठा लेते थे, इसी को कहते थे चौथ, है ना। और आगे बढ़ते देखिए अब यहाँ पर दिया 1671 ईस्वी में शिवाजी ने सलहेर के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। यहाँ का किलेदार फतेहुल्ला खां था। शिवाजी ने 1673 ईस्वी में पन्हाला की दुर्ग की विजय की, तो यहाँ का किलेदार बाबू खां युद्ध में मारा जाता है। कर्नाटक अभियान की बात करेंगे, 1676 से 78 के बीच चलते हैं। शिवाजी का अंतिम अभियान था। येलबर्गा विजय 1677 ईस्वी में हो गई और यहाँ का किलेदार हुसैन खान बेहांडा था, है ना। जिंजी का किला 1678 ईस्वी में विजित किया गया और यहाँ का किलेदार अब्दुल हबशी था, है ना। जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में सेना नायक अफजल खान को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु शिवाजी ने उसका वध कर दिया। देखिए अफजल खान को का जो वध है ये कौन नहीं जानता भाई, बाग नख से उसकी हत्या की जाती है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा के नगर के जयपुर भवन में कैद थे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए कि शिवाजी ने किस प्रकार से जीत प्राप्त की थी, कितने किलो को इन्होंने विजिट किया। तो इसको आप बार बार देखिएगा दोस्तों, बार बार ध्यान से देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं शिवाजी का प्रशासन। तो देखिए जो यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की बात की गई है, शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का आधार कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासनिक नीति थी। देखिए जो कौटिल्य का प्रशासन नीति था, जो शुक्राचार्य की प्रशासन नीति थी, इसी को आधार मान के शिवाजी ने अपना प्रशासन चलाया था। यदुनाथ सरकार ने इस मॉडल को मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना माना है। यदुनाथ सरकार, इनका कथन क्या है, इनका कथन यह है कि मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना है। इनके प्रशासन में अष्टप्रधान का प्रमुख योगदान होता है। क्या होते हैं अष्टप्रधान, इसमें कौन कौन से पद थे, तो चलिए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया पेशवा, प्रधानमंत्री, पंत प्रधान या उपराजा था। जो पेशवा होते थे ये प्रमुख हुआ करते थे मराठा सत्ता में। इनका कार्यकाल हुजूर ए दफ्तर कहलाता था। देखिए जो पेशवा ये प्रधानमंत्री होते थे, पंत प्रधान या फिर उपराजा होते थे, इनका जो कार्यकाल था इसे हुजूर ए दफ्तर कहते थे। राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालक पेशवा ही हुआ करता था। शिवाजी का पेशवा मोरोपंत, इसका नाम मोरो त्रयंबक है ना, पिंगले था। अहमदनगर में पेशवा की एक खास उपाधि थी, है ना। जो अहमदनगर है इसमें पेशवा एक खास उपाधि हुआ करती थी। यहाँ कान्होजी नरसी और मलिक अंबर को पेशवा की उपाधि प्राप्त थी। तो बस आपको पेशवा के बारे में याद रखना है कि जब भी राजा का पद रिक्त होता तो पेशवा राजा का कार्य किया करता था। शिवाजी के जो पेशवा थे इनका नाम था मोरोपंत पिंगले, है ना। और अहमदनगर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कान्होजी नरसी और मलिक अंबर ये दोनों पेशवा पद प्राप्त किए थे। दूसरा है मजूमदार या फिर इसे अमात्य भी कहा जाता था। ये राजा का वित्त मंत्री होता था। वित्त मंत्री मतलब वित्त विभाग का देखरेख करता था। राजस्व विभाग का अधीक्षक यही होता था। देखिए वित्त मंत्री है, राजस्व विभाग का अधीक्षक है। राजस्व विभाग का मतलब जितनी भी भूमि प्रणाली है ना, भू टैक्स है, ये सब इसी के अधीन होने वाले। इस पद पर शिवाजी ने नीरो नीलकंठ, देखिए नीरो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ की नियुक्ति की थी। तो मजूमदार कौन होता था, नीरो नीलकंठ या फिर रामचंद्र नीलकंठ, इसकी नियुक्ति की गई थी। अगला यहाँ पर दिया सुरुनबीस, है ना। सुरुनबीस या फिर इसे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सचिव या फिर चिटनीस भी नाम दिया जाता था। तो सुरुनवीर, सचिव या चिटनीस है। यह शाही पत्र व्यवहार हेतु जिम्मेदार था। जो शाही पत्र व्यवहार होता था मतलब जो बातचीत करने का तरीका था पत्र के माध्यम से एक दूसरे से, इसके लिए जिम्मेदार था।
अन्नाजी दंतोपंत इस पद पर नियुक्त हुआ था। तो अन्नाजी दंतोपंत ये चिटनीस था या फिर क्या था, सचिव पद पर था। दोस्तों आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और उस समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, आपको सिंपली ज्ञान सर लिखना है। जैसे आप लिखेंगे 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए चिटनीस के बाद जो अगला अष्टप्रधान है ये कौन है, दबीर या फिर इसे सुमंत भी कहा जाता था। विदेश या राष्ट्र मंत्री होता था। ये क्या होता था, विदेश मंत्री या फिर राष्ट्र मंत्री। विदेश मंत्री मतलब अगर दूसरे देश से बातचीत कर रहे हैं, फिर राष्ट्र मंत्री मतलब अपने राष्ट्र में कोई वार्तालाप करनी है तो दबीर इसका देखरेख करता था। शिवाजी का जो दबीर है ये रामचंद्र पंत या फिर जिसे जनार्दन पंडित की संज्ञा दी जाती है ये है ना। सर ए नौबत ये सेनापति था। शिवाजी ने इस पद पर हम्बीर राव मोहिते की नियुक्ति की थी। तो सेनापति कौन था, हम्बीर राव मोहिते। आगे है वाक्यानविश या फिर मंत्री। राजा की प्रतिदिन की गतिविधियां एवं दरबार की घटनाओं का विवरण लिखता था। प्रतिदिन की जो घटना होने वाली जो गतिविधि है और दरबार की जो एक एक बात है उसको लिखा करता था। यही गुप्तचरों का प्रमुख भी होता था। तो वाक्यानविश ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दत्ताजी त्रयंबक वाक्यानविश थे। तो दत्ताजी त्रयंबक ये क्या थे, वाक्यानविश थे, है ना। पंडित राव या फिर दानाध्यक्ष, है ना, इस पद पर रघुनाथ राव पंडित की नियुक्ति हुई थी। दानाध्यक्ष जो थे इस पे किसकी नियुक्ति हुई है, रघुनाथ राव पंडित। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान में अगला पद जो है ये न्यायाधीश का। न्यायाधीश पद पर थे निराजी राव जी, ये मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो यहाँ पे अष्टप्रधान के बारे में हम लोगों ने देख लिया और मुख्य रूप से ये समझा कि शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान कौन कौन थे। अब आगे दिया भू राजस्व प्रणाली है या फिर भू राजस्व व्यवस्था। तो शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ना। रैयतवाड़ी को विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब। यह व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। देखिए ये व्यवस्था किससे प्रभावित थी, मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से। शिवाजी ने मराठी टोडरमल के नाम से विख्यात अन्नाजी दत्तों के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण कराया। यह प्रक्रिया 1679 ईस्वी में पूरी हुई। देखिए जो मराठी टोडरमल मुगल काल में आता था, है ना। तो जो मराठी टोडरमल है ये अन्नाजी दत्तों को कहा जाता था, मतलब इसकी संज्ञा दी जाती थी, है ना। इनसे भूमि सर्वेक्षण कराया गया जो कि 1679 ईस्वी में पूरी हुई थी। काठी की बात करेंगे। भूमि की पैमाइश हेतु रस्सी के स्थान पर काठी मतलब मानक छड़ी का प्रयोग किया गया। 20 काठी बराबर होता था 1 बीघा तथा 120 काठी बराबर होता था 1 चावर, है ना। देखिए क्या होता था, काठी ये भूमि पैमाइश के लिए एक प्रणाली है ना। पहले रस्सी का प्रयोग होता था, इसको हटा करके एक लकड़ी का, आपने ऐसे गांव में देखा होगा आज भी लठ या फिर लट्ठा सुनने के लिए आता है, तो मानक छड़ी का प्रयोग किया गया। जो 20 काठी है ना, ये 1 बीघा के बराबर होता था और 120 बीघा जो है ये किसके बराबर होता था, 1 चावर के बराबर। अगाऊ की बात करेंगे। राज्य कृषकों को बीज एवं मवेशी खरीदने हेतु अगाऊ ऋण देता था। अगाऊ एक प्रकार का ऋण हुआ करता था जो बीज खरीदने के लिए या मवेशी खरीदने के लिए उनको मिला करता था। आगे पटेल एवं कुलकर्णी। पटेल भू राजस्व वसूला करता। जो पटेल होते थे ये इनका काम था भू राजस्व वसूलना। यह पद वंशानुगत होता एवं हस्तांतरणी एवं क्रय विक्रय से मुक्त था। मतलब ये वंशानुगत नहीं होता है ना, हस्तांतरणी नहीं होता है और क्रय विक्रय से नहीं होता है ना। कुलकर्णी मराठा गांवों का लेखपाल होता था। जो मराठा गांव होते थे वहां के जो लेखपाल होते थे उनको कुलकर्णी कहते थे। भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करना इनका प्रमुख कार्य होता था। 12 अलूटे एवं 12 बलूटे ये ग्रामीण सेवक थे। देखिए ग्रामीण सेवक अलूटे और बलूटे ये ग्रामीण के सेवक हुआ करते थे। भू राजस्व कर नगद या फिर किसी वस्तु के रूप में दिया जा सकता था। पहले शिवाजी ने 1/3 मतलब 33% लिया और बाद में से बढ़ा करके 40% कर दिया जाता है। तो भू राजस्व कर या तो आप नगद चुका सकते थे या फिर कोई वस्तु भी दे सकते थे। पहले 33% था, बाद में 40% कर दिया गया। हालांकि वृद्धि करते समय उसने 40 प्रकार के स्थानीय करों को भी हटा दिया था। देखिए जब ये 40% किया गया ना, तो इसमें क्या किया गया कि जो 40 प्रकार के अन्य छोटे मोटे कर थे इनको यहाँ से हटा दिया गया, ताकि टैक्स भले एक बार लिया जाएगा, ज़्यादा लिया जाएगा लेकिन कम लिया जाएगा। शिवाजी के राजस्व प्रशासन की सर्वाधिक आलोचना फ्रायर ने की है। तो सबसे ज्यादा आलोचना किसने किया, ये फ्रायर ने की है ना। आगे इनके अनुसार राज्य के कर्मचारी कृषकों से रुपए ऐंठते थे और जुल्म ढाते थे। देखिए फ्रायर का कहना है कि जो राज्य के कर्मचारी होते थे ये क्या करते थे, कृषकों से रुपए लेते थे और साथ ही साथ उन पर जुल्म करते थे। हालांकि उनका यह मत सत्य नहीं है। शिवाजी भूमि के पुश्तैनी अधिकारी मिरासदारों की कड़ी निगरानी रखते थे। देखिए जो जिनका कथन है ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवाजी क्या करते थे, जो पुश्तैनी अधिकारी थे यहाँ पे मिरासदार और इन पर कड़ी नजर रखते थे। शिवाजी को भू राजस्व से ज्यादा आय नहीं होती थी। उनकी आय का मुख्य स्रोत चौथ एवं सरदेशमुखी था। चौथ और सरदेशमुखी एक विशेष प्रकार का टैक्स होता था जिससे
ये क्या होता है, मतलब इससे अपना आय बनाया करते थे। आगे चौथ, इसे खानदानी भी कहा जाता है। जो चौथ है इसे खानदानी भी कहते हैं, है ना। जो भी राज्य अपनी आय का 1/4 भाग देता था वो मराठा लूटमार से मुक्ति मिलती। जैसे मराठा क्या करते थे, दूसरे राज्यों पे हमला करते थे। अगर आपको हमले से बचना है तो फिर आप चौथ दीजिए, आपके राज्य में जो भी टैक्स है उसका 1/4 मराठाओं को दीजिए। इतिहासकार रानाडे ने चौथ की तुलना वेलेस्ली की सहायक संधि से किया। जैसे वेलेस्ली ने सहायक संधि लगाया था वैसे ये माना गया कि चौथ भी यही होता था। जिन क्षेत्रों से चौथ वसूली जाती थी वे मुगलई कहलाते थे। चौथ कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि गुजरात के जमींदार ऐसे ही राजस्व को 1/4 के रूप में बंट की वसूली करते। कालांतर में सिखों ने राखी प्रणाली मतलब रक्षित गांव के तहत इसे अपनाया। जो सिख थे वो भी चौथ लेते थे, राखी प्रणाली कहते थे इसे, है ना। अब सरदेश मुखी क्या है, यह किसी प्रांत की सामान्य आबादी पर इस प्रतीक के रूप में लगाई जाती थी। शिवाजी ने उनका सरदेश मुख मतलब अधिराज है, यह 10% होता था। तो जो सरदेश मुखी ये 10% टैक्स हुआ करता था और चौथ 1/4 हुआ करता था। अब आगे यहाँ पर दिया सैन्य प्रशासन। तो शिवाजी के सैन्य प्रशासन में तो दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना सब सम्मिलित होते हैं। अब एक एक करके हम लोग आगे समझेंगे कि सैन्य प्रशासन इनका किस प्रकार से होता है और फिर आगे देखेंगे अगली क्लास में। या चलिए सैन्य प्रशासन को यहीं देख लेते हैं, है ना। देखिए सैन्य प्रशासन में क्या, देखिए दुर्ग है ना, तोपखाना है, नौसेना है और घुड़सवार है। दुर्ग क्या होता है, देखिए सैन्य प्रशासन में दुर्गों का काफी महत्व था, है ना। दुर्ग का मतलब जैसे किला होता है उसकी किलेबंदी की जाती है, वही बात। हवलदार की बात करें कि किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो इसी का होता था। यह मराठा जाति का होता था। जो मराठा जाति के होते थे वो हवलदार बनते थे। सूबेदार यह किले के नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था। यह ब्राह्मण जाति का होता था। जो सूबेदार होते थे ब्राह्मण जाति के हुआ करते थे। आगे है कारकुन, यह किले के गोदाम का अधिकारी होता था। जो कायस्थ जाति का मतलब जो कायस्थ जाति के होते थे इन्हें कारकुन पद दिया जाता था। आगे यहाँ पर दिया तोपखाना। शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें हुआ करते थे। अश्वरोही सेना, शिवाजी ने अश्वरोही सेना का संगठन को पागा कहा जाता था। इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे। बरगीर, इन्हें शस्त्र प्रदान द्वारा युद्ध के समय दिया जाता था। और दूसरा सिलेदार या फिर सिलहदार, ये सशस्त्र सैनिक होते थे। देखिए जो बरगीर होते थे इन्हें ये तभी शस्त्र मिलते थे जब युद्ध होता था, बाकी सिलेदार को हमेशा दिया जाता था। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था, बस इतना आपको याद रखना है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं। तो ये छोटी सी क्लास रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के क्लास लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।